अब ये पॉइंट आपका है इंटरनल ऑडिट ऑफ कंपनी। व्हाट बेटा? इंटरनल ऑडिट ऑफ कंपनीज। ओके, चलो इंटरनल ऑडिट तो साइड की बात है। एक्सटर्नल ऑडिट मैंने बोला कि सबको कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। जितनी भी कंपनीज है एक्सटर्नल ऑडिट मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिट इज कंपलसरी। बट इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है क्या? है क्या? यस, वो भी कंपलसरी है, लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है? देखो, सबसे फर्स्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ कंपनीज में कंपलसरी इंटरनल ऑडिट सेक्शन याद रखो सब लोग। सेक्शन 138, एज पर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज, जो भी अभी फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज आएगा, प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 13 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। जो प्रिस्क्राइब किस में है? रूल 13 ऑफ कंपनीज एक्ट, या कंपनीज एक्ट तो 2013 हो गया, कंपनीज एक्ट 2013 है, कंपनी का रूल्स है 2014। ठीक है। shall be required to appoint, shall be required to appoint an internal auditor, वो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करेगा, राइट है। और अ फर्म ऑफ इंटरनल ऑडिटर, या तो इंटरनल ऑडिटर का फर्म हो, बराबर है, उसमें से इंटरनल ऑडिटर वो अपॉइंट करेगा। कब करेगा? तो देखो क्या बोल रहा है, सबसे पहला एवरी लिस्टेड कंपनी, जितनी भी कंपनी लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे, एवरी लिस्टेड कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनी है वो हर कंपनी को, ईच एंड एवरी लिस्टेड कंपनी हैव टू व्हाट? कंपलसरी अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना मतलब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होगा ही, नॉर्मल सी बात है, बराबर है। तो याद रखना, ये देखो, ये जो भी सेक्शन और रूल है, ये सेक्शन रूल याद रखो, बहुत अच्छी बात है। खास करके तो जो क्या बोला मैंने, सीए सीएमए ये सब कोर्स कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स, वो लोग को तो याद रखना ही पड़ेगा। बाकी अदर्स याद रखो, बहुत अच्छी बात है। सेक्शंस का बहुत याद रखना, क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा? पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है, याद रखो, पॉजिटिव इंपैक्ट। सो कंपलसरी इंटरनल ऑडिट में क्या? एज पर सेक्शन 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, क्या है इंटरनल ऑडिट के लिए? इंटरनल ऑडिट, तो इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है कि नहीं करना है? तो उसके लिए सेक्शन 138 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज शैल बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर और फर्म ऑफ इंटरनल ऑडिटर। या तो इंटरनल ऑडिटर अकेला रहेगा, या तो फर्म, उसके फर्म को ही अपॉइंट किया, अब वो फर्म में से आएगा कोई भी ऑडिटर। ठीक है, मालूम पड़ा जो इंटरनल ऑडिट करेगा। और मैंने पहले भी बताया, इंटरनल ऑडिटर कैन बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, याद रखो। बट एक्सटर्नल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता, पता है ना। एक्सटर्नल ऑडिटर का तो कंपनी से रिलेशन ही नहीं होना चाहिए। अगर कुछ रिलेशन निकल गया तो खत्म, गेम ओवर, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा वो। ठीक है, तो उसका रिपोर्ट काम में नहीं आएगा फिर। तो ये कंपलसरी इंटरनल ऑडिट में क्या बोल रहा है बेटा, किसको किसको इंटरनल ऑडिट करना जरूरी है? कौन सी कंपनी को? पहले तो एवरी लिस्टेड कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड सब लिस्टेड कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। तो इंटरनल ऑडिटर मतलब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए उनका। सेकेंडली क्या बोल रहा है बेटा? सेकेंडली देखो, एवरी अनलिस्टेड कंपनी, जो अनलिस्टेड कंपनी, कंपनी में भी कौन सा? पब्लिक कंपनी। सो सी, नाउ एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग, अब देखो पब्लिक कंपनी है बट अनलिस्टेड है, क्या है बेटा? पब्लिक कंपनी है बट क्या है बच्चा? अनलिस्टेड है। तो वो कब इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करेगी वो देखना है अपने को। तो देखो, एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग, देखो ध्यान से देखना, पहली बात तो ये जो लिमिट है ना अमाउंट की, वो सब लोग याद रखो। देखो एकदम लाइन से लिखा है इसलिए, 25, 50, 100 और 200। ठीक है, क्या 25, 50, 100, 200 एकदम लाइन से लिखा है, याद रखने में भी आसानी रहेगा। 25, 50, 100, 200, 25 डबल 50 डबल 100 डबल 200, मस्त है ना। 25, 50, 100, 200, 25 स्टार्टिंग का याद रखो, फिर डबल करते जाओ, 25, 50, 100, 200, सिंपल, समझा। अब ये जो बड़ा अमाउंट है ना, बड़ा अमाउंट कभी भी याद रखना, बड़ा अमाउंट जो रहेगा 200, अब सब करोड़ में है, याद रखो 200।
अब जो बड़ा अमाउंट होता है ना, वो हमेशा याद रखना ये टर्नओवर की बात करता है। टर्नओवर, कंपनी का टर्नओवर कितना है, टर्नओवर पता ही है ना सबको, सेल्स टर्नओवर कितना है पूरा, ठीक है। तो कितना उसका रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, तो वो सब सेल्स से ही मालूम पड़ेगा ना बेटा, टर्नओवर क्या है, बराबर है, कितना बिजनेस हो रहा है उसका। टर्नओवर सबसे बड़ा अमाउंट रहेगा, बराबर है। अब देखो 25, 50, 100, 200, 25, 50, 100, 200। अब क्या बोल रहा है, अगर पब्लिक कंपनी जो कि अनलिस्टेड है, उसका पहला देखते हैं 25 करोड़ का क्या है, डिपॉजिट्स, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स। मतलब पब्लिक कंपनी ने डिपॉजिट इशू किया था कि भाई मेरे कंपनी में डिपॉजिट लो, राइट है, पब्लिक ने डिपॉजिट दिया। देखो पब्लिक कंपनी डिपॉजिट इशू करती है मतलब क्या, वो पब्लिक को बोलती है कि भाई मुझे डिपॉजिट दो आप लोग, तो पब्लिक ने डिपॉजिट दिया, पब्लिक ने क्या किया, डिपॉजिट दिया, और पब्लिक कंपनी ने उसको डिपॉजिट सर्टिफिकेट दिया। ये तो कॉमन चीज है, सबको पता है। तो डिपॉजिट जो आया है पब्लिक कंपनी में, जो पैसा पब्लिक ने दिया डिपॉजिट के फॉर्म में, तो पता है ना डिपॉजिट क्या होता है, लाइबिलिटी हो जाता है। डिपॉजिट क्या है, कंपनी का लाइबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स ऑफ ₹25 करोड़, 25 करोड़ का डिपॉजिट है पब्लिक कंपनी के पास, याद रखना कितना, 25 करोड़ का अगर डिपॉजिट है, बराबर है, 25 करोड़ का डिपॉजिट्स और मोर, outstanding deposits of 25 crores or more at any point of time during the preceding financial year। देखो कितना इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा है पहले, 25 करोड़ का डिपॉजिट होना चाहिए। आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट मतलब यार डिपॉजिट है तो लाइबिलिटी हो गया, ठीक है, मतलब बड़ा डिपॉजिट है मतलब किसी का डिपॉजिट पड़ा है पब्लिक कंपनी के पास, तो पब्लिक कंपनी की लाइबिलिटी है ना, बराबर है। उसका जो डेट आएगा, जब ड्यू डेट रहेगा तो फिर रिटर्न करना पड़ेगा, राइट है, या फिर जब भी डिमांड करेंगे वो लोग, जो भी है। तो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट ऑफ ₹25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब जो पहला फाइनेंशियल ईयर है, पिछला पिछला मतलब प्रीसीडिंग, ठीक है, ठीक है। अभी आप करंट ईयर में हो, तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर क्या हो गया, 2019-20। अब 2019-20 में अगर उस कंपनी का डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया, 25 करोड़ या मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, प्रीवियस ईयर में कभी भी 25 करोड़ हो गया ना उसका डिपॉजिट, गेम ओवर। चलो अब इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करो, आपको करना पड़ेगा, कभी भी हो गया, समझा कि नहीं। तो याद रखना, जो भी एवरी अनलिस्टेड कंपनी है, जरा ध्यान देना, डिपॉजिट्स लेते टाइम पे ध्यान देना कि 25 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया तो आपको इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा। तो ऐसा डिपॉजिट लो कि 25 करोड़ के नीचे रहे, तो आपका इंटरनल ऑडिट, आपको मतलब इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट्स इट। अगर आपको लगता है भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, तो फिर ये ध्यान देने का आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स के बारे में, 25 करोड़ या उससे ज्यादा, 25 करोड़ और मोर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बोला है एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उस फाइनेंशियल ईयर में, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है, उसमें अगर कभी भी 25 करोड़ पहुंच गया ना, तो आपको इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में पहुंच गया है तो अब आपको रखना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। चलो, तो ये 25 करोड़ का डिपॉजिट का फंडा हो गया। फिर बोलता है कि अगर उस पब्लिक कंपनी का, उस अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल है वो 50 करोड़ या उससे ज्यादा हुआ, कितना, 50 करोड़ या उससे ज्यादा, वही सेम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो देखो सब में और दिया, मतलब चारों में से अगर एक भी कंडीशंस की लिमिट आ गई आपके ऊपर, बराबर, चारों में से एक भी अगर कंडीशन की लिमिट एप्लीकेबल हो गई, तो आपको इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा। या तो 25 करोड़, या तो 50 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल, 50 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल या उससे ज्यादा हो गया, तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। इसका मतलब इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होना चाहिए। फिर क्या बोलता है, 25 हो गया, 50 हो गया। अब नेक्स्ट है बेटा व्हाट, 100। 100 में क्या बोल रहा है, लोन्स और बोरोइंग्स, आउटस्टैंडिंग लोन्स और बोरोइंग्स, ठीक है। अब जो लोन्स और बोरोइंग्स लेता है पब्लिक कंपनी, लोन लिया, बराबर है,
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले लिया, लोन्स या जो भी बोरोइंग्स है बैंक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और वो लोन्स एंड बोरोइंग्स अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हुआ, 100 करोड़ या उससे ज्यादा, वही सेम प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, पिछला फाइनेंशियल ईयर, और कभी भी हो गया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर ये लिमिट पहुंच गई 100 करोड़, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो आपको इंटरनल ऑडिटर रखना पड़ेगा, खत्म। अब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देखो, इधर भी डिपॉजिट्स के लिए भी है, आप देख सकते हो इधर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डिपॉजिट्स के लिए भी है और इधर भी है। अब ये एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बताया ना मैंने कि कभी भी उस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका ये लिमिट पहुंच गया, रीच कर गया या क्रॉस कर गया, तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। समझ लो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, उसमें अप्रैल में आपका एक एग्जांपल लो, लोन्स एंड बोरोइंग्स अप्रैल में कितना था 50 करोड़, तो 50 करोड़ है मतलब इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं। मई में 60 करोड़ हो गया, जून में समझो 90 करोड़ हो गया, तो फिर भी आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद अगस्त में वो लिमिट कितना 110 करोड़ हो गया, एक्सीडिंग 100 करोड़ है। व्हाट एक्सीडिंग 100 करोड़ मतलब 110 करोड़ हो गया, तो 100 करोड़ के ऊपर हुआ ना, बराबर है, 100 करोड़ के ऊपर गया कि नहीं। एक्सीडिंग 100 करोड़ याद रखो, इधर तो मोर नहीं भी लिखा तो फिर भी चलेगा, एक्सीडिंग 100 करोड़ मतलब वही हो गया 100 करोड़ या उससे ज्यादा। तो एक्सीडिंग 100 करोड़ देखो आपका समझो अगस्त में कितना हो गया 110 करोड़ हो गया। उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर में आपने कुछ बोरिंग्स पे कर दी तो वो फिर से 90 करोड़ आ गया, बराबर है। अब आप बोलोगे नहीं मेरा तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 90 करोड़ आ गया, नहीं, वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका बोरोइंग्स का लिमिट 100 करोड़ क्रॉस कर गया कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। बोले अरे बाप रे ऐसा भी है क्या, मेरा 110 करोड़ था अगस्त में, उसके बाद सितंबर में कुछ लोन्स पेड ऑफ कर दिए कंपनी ने तो 90 करोड़ हो गया, है कि नहीं, 90 करोड़ हो गया, तो 90 करोड़ हो गया तो कंपनी खुश, अरे 90 करोड़ हो गया, 100 करोड़ के ऊपर नहीं गया, तो मतलब मेरे को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, समझा। ये मत सोचो कि 90 करोड़ आपने एक महीने के अंदर फटाफट ड्यूज पेड ऑफ करके 90 करोड़ ला दिया आपने तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना है, ऐसा नहीं। रूल क्या बोलता है कंपनी का रूल, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका लिमिट क्रॉस कर गया 100 करोड़ को, तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, बस, समझा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम सबको मालूम पड़ा, सबको क्लियर हुआ। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में, बराबर है, मालूम पड़ा। तो खुश मत होना कि अरे 100 करोड़ से ऊपर चला गया, फटाफट थोड़ा पे ऑफ करके नीचे कर लेते, 90 करोड़ कर देते, तो ऐसा करके आप खुश मत हो जाना कि 90 करोड़ कर दिया तो 100 करोड़ से कम हो गया तो मेरे को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं। पहुंच गया ना वो फाइनेंशियल ईयर में, आपने वो लिमिट क्रॉस कर दिया ना, बराबर है, वो लिमिट क्रॉस कर दिया ना, बस, क्रॉस कर दिया मतलब खत्म। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर लिमिट क्रॉस हो गया मतलब गेम ओवर, आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। तो लोन्स एंड बोरिंग्स में याद रखना, एक्सीडिंग क्या बोल रहा है 100 करोड़, क्या बोल रहा है एक्सीडिंग 100 करोड़ बड़ा। तो आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरिंग्स में जो भी कंपनी ने, पब्लिक कंपनी ने लोन्स एंड बोरिंग्स लिया है, किससे, बैंक से या कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो एक्सीडिंग 100 करोड़ हो गया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उसको ऑडिटर, कौन सा, इंटरनल ऑडिटर, हाँ इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, दैट्स इट। और लास्ट में बचता क्या अपना टर्नओवर की बात, क्या बेटा, टर्नओवर। टर्नओवर तो देखो नॉर्मल, टर्नओवर के लिए क्या बोल रहा है 200 करोड़, क्या 200 करोड़ और मोर, मतलब टर्नओवर के लिए क्या बोल रहा है 200 करोड़, 200 करोड़ या उससे ज्यादा, 200 करोड़ भी हो गया तो फिर भी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, बराबर है। 200 करोड़ हो गया या उससे ज्यादा हो गया तो आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, पापा करना ही पड़ेगा। सो टर्नओवर ऑफ रुपीज 200 करोड़ और मोर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, खत्म, बराबर है, मालूम पड़ा। तो देख लिया, देखो डिपॉजिट्स और लोन्स एंड बोरिंग्स का याद रखना, बराबर है। डिपॉजिट्स में 25 करोड़ और मोर, और अपना लोन्स एंड बोरिंग्स में क्या था एक्सीडिंग 100 करोड़, 100 करोड़ के ज्यादा ऊपर हो गया तो आपको
अपॉइंट करना पड़ेगा, और दोनों में क्या है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उस प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में कभी भी अगर ये लिमिट पहुंच गया आपका, मतलब क्रॉस कर गया, तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। उसके बाद भले कम हो जाए, उससे मतलब नहीं। बट बाकी दो केस में 50 करोड़ या मोर का लिमिट होना चाहिए, और टर्नओवर कितना 200 करोड़ और या मोर होना चाहिए। पेड अप शेयर कैपिटल आपका 50 करोड़ या मोर, और टर्नओवर कितना 200 करोड़ या मोर हो गया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो खत्म। तो आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है, टर्नओवर हो गया 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया तो अपॉइंट करना पड़ेगा, खत्म। बराबर है कि नहीं? तो ये किसके लिए केस था बेटा? आपका अनलिस्टेड कंपनी का केस था। अनलिस्टेड कौन सी कंपनी? पब्लिक। अब देखो थर्ड वन क्या बोलता है, एवरी प्राइवेट कंपनी को भी अपॉइंट करना है इंटरनल ऑडिटर। बट प्राइवेट कंपनी के लिए देखो सिर्फ दो ही केस है, ओनली 2 केसेस आर देयर। प्राइवेट कंपनी के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 और 200 करोड़ वाला कंडीशन एप्लीकेबल होगा। याद रहेगा ना, एकदम सिंपल है। देखो पूरा वो चारों आपने पढ़ लिया ना, उसके बाद तो बहुत इजी है यार। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, अब जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, एवरी प्राइवेट कंपनी, उनके लिए क्या बोल रहा है, सिर्फ 100 और 200 करोड़, 100 और 200 करोड़। अब ये तो पढ़ा ना आपने, 100 करोड़ का क्या, लोन्स और बोरिंग्स, बराबर है। 100 करोड़ के ऊपर गया या उससे ज्यादा, 100 करोड़ के ऊपर चला गया मतलब नॉर्मल सी बात है, 100 करोड़ के ऊपर क्या मतलब, 100 करोड़ के ऊपर मतलब उससे ज्यादा, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है, तो पढ़ा ना अभी। और 200 करोड़ का टर्नओवर, खत्म। मतलब प्राइवेट कंपनी के लिए 25-50 का लिमिट नहीं है। मतलब प्राइवेट कंपनी, ये सॉरी, पब्लिक कंपनी के लिए आपने क्या देखा, 25, 50, 100, 200। बट प्राइवेट कंपनी के लिए 25-50 वाला लिमिट नहीं है, बराबर है। 25 मतलब डिपॉजिट्स वाला, और 50 पेड अप शेयर कैपिटल वाला, वो लिमिट इसके लिए प्राइवेट कंपनी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। प्राइवेट कंपनी के लिए क्या बोला है, सिर्फ अब 100 करोड़ का लोन्स एंड बोरिंग्स एक्सीड हो गया तो आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और अगर टर्नओवर 200 करोड़ या मोर हो गया तो फिर भी आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। फिनिश। सिंपल है ना यार, पीछे पढ़ लिया तो इसमें क्या है, तो सिंपल हो गया। दो कंडीशन हटा दो, बाकी दो ले लो, खत्म। सिर्फ याद रखना, प्राइवेट कंपनी में 100 और 200, बाकी पब्लिक वाले में, पब्लिक में जो अनलिस्टेड है, अनलिस्टेड की बात कर, लिस्टेड तो सबको अपॉइंट करना है, पता है ना। ठीक है, अनलिस्टेड में क्या, 25, 50, 100, 200, याद रखो, 25, 50, 100, 200, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया अपना, किसको अपॉइंट करना है, क्या लिमिट है, याद रखो। अब ठीक है, आपने सब लिमिट देख ली, 25, 50, 100, 200, एवरीथिंग। हाँ वेरी गुड बेटा, 25, 50, 100, 200 याद रखना। 25, 50, 100, 200 सब करोड़ में अमाउंट, हाँ करोड़ में। चलो, now see, it is provided that an existing company covered under any of the above criteria, जो अपना ए बी सी अभी पढ़ा ना ऊपर, लिस्टेड, पब्लिक, अनलिस्टेड वाला, फिर एवरी प्राइवेट कंपनी, shall comply with the requirements। मतलब जब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, जब भी लिमिट आपका रीच कर गया या क्रॉस कर गया, वो 100, 25, 50, 100, 200 का लिमिट जब भी आपने क्रॉस कर दिया या लिमिट उसका रीच हो गया, तो आपको 6 महीने के अंदर, क्या बेटा, 6 महीने के अंदर आपको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। दैट्स इट, सिंपल सा फंडा। मतलब जब भी आपने ये लिमिट क्रॉस कर दिया, जैसे टर्नओवर आपका 200 करोड़ हो गया प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, समझो दिसंबर में, दिसंबर 2019 में आपका क्या हो गया था, 200 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस कर गया या 200 करोड़ या उससे ज्यादा हो गया, तो आपको 6 महीने के अंदर इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, विद इन 6 मंथ। ठीक है, विद इन 6 मंथ। तो दिसंबर से 6 महीना ले लो, वो 6 महीने के अंदर आपको अपॉइंट करना है। नहीं करोगे तो फिर पेनल्टी फाइन जो भी कंपनी का लॉ है उसके हिसाब से लगेगा, खत्म। ठीक है, तो वही दिया है, कॉम्प्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के अंदर टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सच सेक्शन। मतलब 138 जो सेक्शन है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ये अप्लाई हो गया, ये कॉम्प्लाई हो गया, तो आपको और कॉम्प्लायंस क्या करना है, आपको 6 महीने के अंदर इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है। 6 महीने का टाइम दिया, और क्या चाहिए यार। जब भी आप वो लिमिट क्रॉस करते हो या वो लिमिट आपका रीच हुआ, तो ऐसा नहीं बोला कि तुरंत ही अपॉइंट कर लो, 6 महीने का टाइम दिया। 6 महीना बहुत होता है यार, समझा क्या।
मालूम पड़ा, 6 महीने से आप पढ़ रहे हो ना ऑनलाइन, बराबर है कि नहीं, तो बहुत होता है 6 महीना। तो याद रखो, दिस इज व्हाट इंटरनल ऑडिट ऑफ कंपनीज, ठीक है, ये भी सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए। कितना मंथ्स, याद रखो, लॉ क्या बोलता है, जब भी आपका लिमिट क्रॉस हो गया या रीच हो गया, वो लिमिट तक पहुंच गए, तो आपको 6 महीने के अंदर फटाफट अपॉइंट करना है इंटरनल ऑडिटर को। कितने मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स। ओके, क्लियर। चल, फिर लास्ट वाला पॉइंट है, सी, अब ये तो पहले भी बताते आ रहा हूं मैं जब इंटरनल ऑडिट पढ़ाता था, कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर, हु कैन बी अपॉइंटेड एज इंटरनल ऑडिटर। अरे भाई, इंटरनल ऑडिटर किसको अपॉइंट कर सकते हो आप, किसको अपॉइंट करोगे इंटरनल ऑडिटर में, वही देखोगे आप, बराबर है, मालूम पड़ा बेटा। अपना कभी भी ईयर एंड हम लोग लेंगे ना, जब भी बात करेंगे तो 31 मार्च की ही बात करेंगे, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर की, राइट। इधर ऐसा कुछ नहीं है, आपका दिसंबर में अगर वो लिमिट क्रॉस कर गया ना, तो आपको विद इन 6 मंथ्स अपॉइंट करना पड़ेगा, विद इन 6 मंथ, ठीक है। तो कभी भी याद रखो, जब भी ईयर की बात करते हैं, अगर स्पेसिफाई नहीं किया है मैंने, तो हमेशा याद रखो फाइनेंशियल ईयर होगा, अप्रैल टू मार्च वाला, बराबर है, इनकम टैक्स का ईयर, फाइनेंशियल ईयर, जो इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से, लॉ के हिसाब से। हाँ, बोलूंगा मैं कि ये कैलेंडर ईयर फॉलो करना है तो कैलेंडर ईयर, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज कभी भी ईयर की बात हो रही है तो फाइनेंशियल ईयर याद रखो, ठीक है। तो हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर, बेटा किसको अपॉइंट करोगे आप इंटरनल ऑडिटर। अब देखो, एज पर सेक्शन 138, सेक्शन याद रखना, इंटरनल ऑडिट का सेक्शन, बराबर है, मालूम पड़ा। जितने बच्चे इधर सीए कर रहे हो, सब लोग ये सेक्शन रूल्स, जो प्रिस्क्राइब रूल्स है, वो माइंड में फिक्स कर लो अभी से, ठीक है। सीए सीएमए जो भी है, सीएस। तो हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर, एज पर सेक्शन 138, द इंटरनल ऑडिटर, व्हाट, द इंटरनल ऑडिटर शैल आइदर बी अ व्हाट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। देखो, इंटरनल ऑडिटर कौन कौन हो सकता है, एक सीए भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सेकेंडली जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, बराबर है, सीडब्ल्यूए, जिसको हम लोग बोलते हैं सीडब्ल्यूए, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है इंटरनल ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, या अदर प्रोफेशनल्स भी हो सकते हैं, बराबर। अदर जो भी प्रोफेशनल्स है, एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। अगर बोर्ड डिसाइड कर रहा है कि सीएमए को भी करना है, सीएमए भी हमारा इंटरनल ऑडिटर हो सकता है, तो सीएमए भी हो जाएगा, समझा कि नहीं। तो जो अदर प्रोफेशनल है, एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। तो जब बोर्ड ने डिसाइड कर दिया कि ये भाई सीएमए है, बराबर है, ये सीएमए, सीएमए को भी हम अपना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अदर प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट ऑफ द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ द कंपनीज। सिंपल, समझा कि नहीं। सो अदर प्रोफेशनल्स एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड टू कंडक्ट व्हाट, इंटरनल ऑडिट, अदर प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। और द इंटरनल ऑडिटर, देखो ये पहले भी पॉइंट बताया मैंने, द इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। इंटरनल जो ऑडिटर है वो कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बराबर है। तो मैंने बोला, पहले भी बोला ना, इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, कैन बी, बराबर है, मतलब नहीं भी हो सकता है, बट नॉर्मली आप केसेस में देखोगे तो एम्प्लॉय होता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक सेंटेंस डाला इधर कि इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, मे और मे नॉट बी, वो कंपनी का एम्प्लॉय हो भी सकता है, मे और मे नॉट बी, ठीक है। मालूम पड़ा, प्रोबेबिलिटी आ गई ना इधर, दैट्स इट। तो याद रखो बेटा, ये इंटरनल ऑडिट ऑफ कंपनीज है कि हु कैन बी अपॉइंटेड एज एन इंटरनल ऑडिटर, सीए हो गया, सीडब्ल्यूए हो गया, या अदर प्रोफेशनल्स लाइक सीएमए, ये सब, ठीक है। एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड, एज में बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड। और इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, और वी कैन से दैट इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बिकम, may not be an employee of the company, may or may not, got it. So this is what internal audit of